हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी Decode IAS क्लासेस। आज हम लोग पॉलिटी की थर्ड क्लास करेंगे और इसमें हम लोग सेलियन फीचर्स को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। और आज के इस लेक्चर में हम लोग तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलियन फीचर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम बेसिक लक्ष्मीकांत की किताब या डीडी बासु की किताब या इस लेवल की जितनी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक्स हैं उनको रेफर करें, तो हमें कई सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, बहुत ही बेसिक। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में दिया गया है, दैट मींस इट इज इन पार्ट 3, ये याद रखना पड़ेगा, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया गया है पार्ट 4 में और फंडामेंटल ड्यूटीज को दिया गया है पार्ट 4A में। ए स्टैंड्स फॉर अमेंडमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये इट वाज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट। इसका मतलब ये है कि इसको बाद में ऐड किया गया है। अब ये ऐड कब किया गया है, ये ऐड किया गया है, ये आपसे पूछ सकता है। ये ऐड किया गया है 1976 में, which is precisely the 42nd Constitutional Amendment Act। ठीक हो गया, बात समझ में आ गया। अब दूसरी चीज हमें समझ में आ जाती है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये पार्ट 3 में होते हैं और ये तकरीबन 6 प्रकार के होते हैं। ये सब बुक्स में है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी या फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, उसके बाद राइट टू रिलीजन, उसके बाद आता है आपका कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमें पता, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रकार के राइट्स ऑलरेडी बुक्स में हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि ये सारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एनफोर्सेबल है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेलियन फीचर्स तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन सेलियन फीचर्स पे अगर आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है या सिर्फ ड्यूटीज पढ़नी है या सिर्फ प्रिंसिपल्स पढ़ना है, तो इन सब के ऊपर मैंने अपने प्लेलिस्ट पे, अगर आप पॉलिटी का प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें एक एक वीडियोज में 8-8 मिनट के वीडियोज में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों का कुछ अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अगर बार पॉलिटी का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड स्टेट पॉलिसीज, सेपरेट वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस। ठीक है, और इनका जो लिंक है ये मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। अब बात करते हैं आज हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे कैसे, कौन सा वो नया रवैया होगा या कौन सा वो नया तरीका होगा रादर, जिससे हमको समझ में आएगा इन तीनों चीजों, इन तीनों प्रिंसिपल्स के, ये तीनों जो फीचर्स हैं इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत की जो संविधान है, इसका मेन कुछ एजेंडाज हैं। जैसे ये एक फ्रेमवर्क देता है गवर्नेंस का। ठीक है, मतलब ये वो स्ट्रक्चर बना के देता है, ये वो स्ट्रक्चर बना के देता है। दूसरी चीज क्या है, उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस गवर्नेंस के अंदर कौन कौन सा काम करेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन और विच इंस्टीट्यूशन विल परफॉर्म व्हाट पावर एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन एक्सटेंड देयर पावर्स, ये सारी चीजें जो हैं ये पावर मैपिंग करी गई है। ये पावर मैपिंग भी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देता है। मतलब ये है कि इस पावर मैपिंग का एक और अर्थ निकल सकता है, वो ये है कि वो लिमिटेशंस भी बता देता है। हर एक इंस्टीट्यूशन की लिमिटेशन क्या होगी, क्योंकि मैप कर रहे हैं। तो मान लीजिए ए की पावर इतनी है, यहां से बी शुरू होता है, दैट मींस क्या, इतना तक को ए की पावर को लिमिट कर दिया गया। इसी तरीके से नेक्स्ट, सोशल डॉक्यूमेंट भी ये एक तरीके का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है, इन द सेंस सोशल डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें लिखी जाएंगी कि स्टेट जो है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट का बेसिक नेचर क्या है, स्टेट के लिए आगे कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट्स क्या दे रखा है, मैंडेट्स इन द सेंस स्टेट को क्या क्या करना चाहिए। और इसी मैंडेट्स को और डिटेल में बताया गया है सोशल चार्टर में। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल चार्टर ऑल्सो। अब ये सारी चीजें किताब में नहीं है, तो हाउ कम कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल चार्टर, ये चीजों को हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। आई वोंट टेक मच टाइम, आज टीचर्स जो है आप लोग को भी थोड़ा ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे। अब इस चीज को समझे, जरा इस चार्ट को समझे। यहां पे मैंने एक ट्राइपार्टाइट रिलेशन, एक ट्राइपार्टाइट रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश की है इन तीनों के बीच में। फंडामेंटल राइट्स ये किसके लिए है, कुछ फंडामेंटल राइट्स होती है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती है, ओनली सिटीजन्स, और कुछ फंडामेंटल राइट्स होती है जो सिटीजन्स के लिए भी होती है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी होती है या एलियंस के लिए होती है। ठीक है, अब बात यह है कि ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल है। मतलब अगर इन फंडामेंटल राइट्स में से किसी भी एक राइट का या एक से अधिक राइट का उल्लंघन होता है, इफ वन ऑफ योर राइट्स गेट encroached by whom or abridged by whom, by either a state
एन इंडिविजुअल, दोनों ही हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक की हरकतों की वजह से किसी भी इंसान का, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो या चाहे वो एलियन ही क्यों ना हो, उनके राइट्स के सिक्योर करने के लिए इस पूरे पार्ट 3 को बनाया गया है। इन अदर वर्ड्स, फंडामेंटल राइट्स में स्टेट को लिमिट कर दिया गया है कि आप अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि अगर आप हद से बाहर चले जाएंगे तो सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट छिन जाएगा, और अगर सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट छिन जाएगा तो इन अदर वर्ड्स डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे। अब बात सुनिए जरा एक सिचुएशन को कि एक राज्य है, एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर ऐसे दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए स्टेट, जितने सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का डेफिनेशन अलग होता है, हम लोग पॉलिटी में अलग होता है, तो हम लोग वैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉल साइंस वालों ये समझते हैं कि स्टेट मतलब एक टेरिटरी होनी पड़ेगी, पॉपुलेशन होना पड़ेगा, गवर्नमेंट होना पड़ेगा और एक बॉडी होनी पड़ेगी जो कि एडजुडिकेट करेगी, जस्टिस प्रोवाइड करेगी। अब ये चार चीजें जहां पे हैं वो बन जाता है स्टेट। पॉलिटी में हम लोग एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें कहते हैं नेशन स्टेट। अब जब हम लोग नेशन स्टेट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, नेशन स्टेट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये नेशन स्टेट में ये स्टेट जो है ये इसके साथ भले ही सिमिलर है, लेकिन ये जो नेशन वर्ड है इसके अंदर आपको बहुत सारी फिलोसफीज देखने को मिलेंगी। नंबर 1, नेशनलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी। नेशनलिज्म का एक और अर्थ हो सकता है, या नेशनलिज्म को हम लोग ढूंढ सकते हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आगे चल के आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि एक स्टेट लेकर के अगर आपको नेशन स्टेट बनना है, स्टेट से लेकर के अगर आपको नेशन स्टेट या अदर एक कंट्री बनना है, तो आपको कुछ एडिशनल चीजों की जरूरत है। यहां से स्टेट में टेरिटरी आपने ले लिया, पॉपुलेशन आपने ले लिया, गवर्नमेंट आपने ले लिया और एक एडजुडिकेटेड बॉडी आपने ले ली। इन चार चीजों को लेने के बाद, जैसे मान लीजिए इसको मैं कहता हूं पॉल साइंस का स्टेट का डेफिनेशन, तो यहां पे क्या होगा, नेशन स्टेट में पॉल साइंस का स्टेट का डेफिनेशन तो रहेगा, साथ ही कुछ फिलोसॉफीज ऐड होंगी, और उन फिलोसॉफी में जो नेशन है या नेशनलिज्म है इसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास फ्रेटर्निटी है। अब ये फ्रेटर्निटी कैसे आएगी, एकजुट, ब्रदरहुड, ये कैसे आएगा, ये बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग कैसे आएगी, वो मेरा भाई है, ये ब्रदरहुडनेस, ये ब्रदरहुड कैसे आएगी? ये आएगी अगर हमने हमारे इस पॉपुलेशन को कुछ सिमिलर चीजें प्रोवाइड करी, जैसे फंडामेंटल राइट सारे सिटीजन्स के लिए है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी सारे सिटीजन्स के लिए है। हालांकि फंडामेंटल राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए होता है, लेकिन ड्यूटीज जो है वो सबके लिए है। सब मतलब कौन? जो सिटीजन है। तो अगर हम लोगों ने ये फंडामेंटल ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट जोड़ा तो सारे लोगों को लगेगा कि यार ये तुमको भी करना है, क्योंकि तुम भी उसी देश के नागरिक हो। और यहीं से बनकर निकलता है क्या क्या करनी चाहिए एज सिटीजन्स चार्टर। लोगों ने एक और तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश की जिसको कहते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप। और इसे सिंगल सिटीजनशिप के बदौलत हम लोगों ने सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रखा है, वोटिंग राइट्स। सारी चीजें जो है ना इंसान को नेशन के साथ बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग दे देती है, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड बढ़ाती है, और हम नेशनलिज्म को अचीव कर सकते हैं, उसको इंश्योर भी कर सकते हैं, तभी जाके नेशन स्टेट बनेगा। अदरवाइज अगर बिना नेशनलिज्म के या बिना ब्रदरहुड के अगर स्टेट बनता है तो आपको पता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेल्ड स्टेट। ठीक जो आज सिचुएशन है अफगानिस्तान का, ठीक आज कभी एक समय पर सिचुएशन था पाकिस्तान का, ठीक है। अच्छा, फेल्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना होगा, मैं इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करूंगा। दूसरी चीज हो गई, एक तो ये थी कि आपको इसके साथ
फिलोसॉफी में नेशनलिज्म को इंक्लूड करना है। दूसरी चीज हो गई, जैसे ही आपने नेशनलिज्म को इंक्लूड किया, जैसे ही आपने नेशनलिज्म को इंक्लूड किया अलग अलग तरीकों से, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की, तो उसके बाद हम मान रहे हैं कि सबके सब हमारे पास अब सिटीजन्स आ गए हैं, और इन सिटीजन्स के ऊपर कुछ ड्यूटीज हैं। सिटीजन को कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी हैं ताकि वो दूसरे सिटीजन की रिस्पेक्ट कर सके। दिस रेस्पेक्टिंग ईच अदर, दिस रेस्पेक्टिंग, दिस म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये जो चीज है इससे निकल कर आती है एक और नई कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी। अच्छा, अब सिटीजन्स के पास अगर कुछ मैंडेट्स हैं, कुछ कर्तव्य हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने उनको फंडामेंटल राइट्स दिया। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स को दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटेक्शन की जरूरत किससे है सिटीजन्स को? अपने घर में प्रोटेक्शन कब चाहिए होता है? मान लीजिए एक फैमिली है, इसमें मम्मी है, पापा हैं और 2 बच्चे हैं, किड 1, किड 2। अपने घर में इनको किससे प्रोटेक्शन चाहिए हो सकता है? मान लो पापा इनके जो हैं बहुत ही ज्यादा क्रूअल और टॉर्चर करते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने घर के अंदर भी प्रोटेक्शन चाहिए, घर के अंदर भी प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक उसी तरह से इसी घर को मान लीजिए भारत है। अब भारत के अंदर जितने सारे नागरिक रहते हैं उनको भी घर भारत के मालिक से, मालिक इन द सेंस भारत का कंट्रोल जिसके हाथ में, यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट, उससे प्रोटेक्शन चाहिए। अदरवाइज ये स्टेट उन पे आज नहीं तो कल अगर डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सिटीजन ही होंगे जो सबसे पहले प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो मेकर्स को पता था कि देखिए पावर जब हम दे रहे हैं सरकार को, तो आज नहीं तो कल देयर इज अ रिस्क कि इसी पावर से ये बन जाएगी मोर इरेस्पॉन्सिबल, रादर अकाउंटेबिलिटी इशू होगी, अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, विच इन अदर वर्ड्स एक डिक्टेटर वाली बात पे आ जाएंगे। डिक्टेटरशिप एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जो कि सिटीजन्स के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार को लिमिट में रखना है, सरकार को लिमिट में रखना है, वरना आज नहीं तो कल देयर इज अ रिस्क कि सरकार भी डेमोक्रेसी को छोड़कर डिक्टेटरशिप को अपना ले। और लिमिट में रखने के लिए सरकार के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग, सरकार का रेस्ट्रिक्शंस मतलब ये सिटीजन्स की, सरकार का रेस्ट्रिक्शन मतलब ये सिटीजन्स का राइट्स, करेक्ट। और इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस का अगर उल्लंघन, इफ दीज रेस्ट्रिक्शंस were encroached, तब ये राइट्स का जब उल्लंघन होगा तब सिटीजन्स की जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एनफोर्सिएबल है, मतलब अगर इनकी राइट्स को नुकसान पहुंचता है तो अपनी राइट को वो एनफोर्स करवा सकते हैं। कैसे? बाय मूविंग डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, बाय मूविंग डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा वो कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसको कहते हैं? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ आनी पड़ेगी। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स की रेस्ट्रिक्शंस, फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है? हमारे पास एक नेशन है, उसके साथ साथ नेशनलिज्म भी है, इसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, और भी इसको प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सल
एडल्ट फ्रेंचाइज भी है करने के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज भी हैं करने के लिए, एक ड्यूटीज में रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में रखा गया है, ठीक है। और भी अगर हम देखें तो ये फ्रेटर्निटी शब्द प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है, तो आपके साथ सैकड़ों एग्जांपल्स मिलेंगे। दूसरी बात हम लोगों ने करी थी, अपार्ट फ्रॉम नेशनलिज्म, दूसरी बात हम लोगों ने करी थी कि यहां पे डेमोक्रेसी भी चाहिए, और डेमोक्रेसी तभी मिल सकता है जब एक लिबरल सोसाइटी हो, जहां पे लोग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हो, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। और ये चीज होने के लिए, ये चीज करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है, जिसको हम लोगों ने इंश्योर करे हैं डेमोक्रेसी के थ्रू, इसके लिए हमने कहा है फंडामेंटल राइट्स। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकता है कैसे, बिकॉज फंडामेंटल राइट जो है वो सरकार को लिमिट में रख सकता है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड, fundamental law of the land, which is constitution। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें, फंडामेंटल राइट्स ने सरकार को लिमिट में रखा हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट एक और चीज करता है, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी इंश्योर करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर करता है, क्योंकि इसी के तहत आपके पास राइट टू वोट भी आ जाएगा इन इनडायरेक्ट वे, ठीक है। अब जरा सोचिए, हम लोगों ने जब शुरू किया था डिस्कशन, तो हमारे पास स्टेट है, स्टेट में एक तरफ है कुछ प्रिंसिपल्स, एक तरफ है कुछ सिटीजन्स, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब जब भी कोई ऐसी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है तो उसको कई बार कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। One of the constitutional mandates being constitutionalism, which is non-arbitrariness। और ये कैसे इंश्योर हो रहा है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, बाय द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स। और ये जो मैंडेट्स है, ये मैंडेट्स किसके हैं, स्टेट के लिए मैंडेट्स है ना, तो इस स्टेट के मैंडेट्स को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब अगर फंडामेंटल राइट सिटीजन को दिया गया है तो सिटीजन के पास सिर्फ राइट्स होगा, तो पॉसिबिलिटी यह है कि वो दूसरे का भी राइट को क्रॉस कर दे, दूसरे के राइट में भी एनक्रोच कर दे, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन नीड्स रादर ग्रीड इज एवर इंक्रीजिंग। तो फंडामेंटल राइट्स दे दिया है बिना किसी लिमिटेशन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए फंडामेंटल राइट के चैप्टर के अंदर ही आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी मिलता है, विच इज अगेन इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस अगर राइट्स हैं, अगर एसेट्स हैं तो लायबिलिटी भी होगी। सिमिलरली अगर राइट्स है तो क्या होगी, ड्यूटीज, और ये ड्यूटीज का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। इन अदर वर्ड्स, जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, उस डिस्कशन में सिर्फ एक ही चीज उठ के सामने आई है, वो यह है कि अगर आपको ये ट्राइपार्टाइट रिलेशन समझना है, ये जो ट्राइपार्टाइट रिलेशन बिटवीन FR, DPSP एंड FD समझना है, तो आपको इनके बनाने के पीछे के मकसद को समझना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। सबसे पहली चीज, FR के अंदर कुछ बेसिक और चीजें हैं। नंबर 1, ये लिमिटेड गवर्नमेंट को इंश्योर करता है, which is nothing but constitutionalism। नंबर 2, ये नॉन आर्बिट्ररीनेस
को भी इंश्योर करता है। और ये इनको पता चला है थ्रू दी ईपी, मतलब पता इन द सेंस ये और ज्यादा हाईलाइट हुआ है इन दी ईपी रोयप्पा केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस इज ऑल्सो अंडर द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसीलिए नॉन आर्बिट्रेरीनेस या कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम एक्सेसिव पावर, इसके लिए सेम चीज है। और प्रोटेक्शन के नाम पे दे रखा है रिट्स, यानी कि जैसे मैंने कहा अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बात समझ में आ गई? ये इसीलिए ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। ठीक है। डीपीएसपी का मेन काम क्या है? डीपीएसपी का मेन काम यह है कि ये इंटरफेयर ना करें, ये इनको जो राइट्स हैं उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। इसका मतलब यह है कि ये एक बेसिक गवर्नेंस मैंडेट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सेंस ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस हैं जो स्टेट को फुलफिल करना है। और मोरल ऑब्लिगेशंस आपको समझना पड़ेगा, मोरल ऑब्लिगेशंस आपको समझना पड़ेगा कि ये जस्टिशिएबल नहीं है। ये जस्टिशिएबल नहीं है मतलब कि अगर आपको कहा जा रहा है कि सरकार एक आदमी का फंडामेंटल राइट जो है ब्रीच हुआ है, अगर ब्रीच हुआ है तो दिस पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कोई एक डीपीएसपी है जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 51, ठीक है, अप टू 51 एक्चुअली। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और देखें तो ये बेसिकली 36 से 51 के बीच में है। तो 36 से 51 के बीच में जितने सारे आर्टिकल्स हैं वो सब के सब मोरल ऑब्लिगेशंस हैं और ये नॉन जस्टिशिएबल है, जबकि ये फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल था। इसीलिए इसके उल्लंघन के बाद हम लोग कोर्ट जा सके। लेकिन अगर मान लो डीपीएसपी का कोई एक प्रिंसिपल डीपीएसपी का कोई एक प्रिंसिपल नहीं माना जाता है, जैसे मान लीजिए डीपीएसपी में एक प्रिंसिपल एक समय पे था, मैं कह रहा हूं बिफोर 1986, इसके अंदर आर्टिकल 45 में राइट टू एजुकेशन था, प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 8 to 14 ईयर्स। इसको कभी पालन नहीं किया गया अनलेस 1986 का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है। समझ में आ रहा है? इन द सेंस अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं कहूं बिफोर 86 अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, ये मोटो है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल का मैंने एग्जांपल लिया जो कि आर्टिकल 45 में मेंशन है, राइट टू एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 8 to 14 ईयर्स ऑफ एज। उस चीज को इन लोगों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी सरकार ये कर नहीं पाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो 1950 में ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी रहा है। तो 1950 से लेकर के 2002 तक ये वाले प्रिंसिपल्स सरकार फुलफिल नहीं कर पाई, लेकिन इसके खिलाफ कोई केस नहीं कर पाया, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग पाया कि सर आपने एजुकेशन को जो है नहीं प्रोवाइड किया है। इसका मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल है ना, ये एक डिफरेंस है। और ये इसलिए नॉन जस्टिशिएबल है क्योंकि स्टेट के पास उस समय पैसा नहीं है, उस समय मतलब 1950 में। और हम लोग जब डीपीएसपी में को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि डीपीएसपी की अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये अपनी ऑब्लिगेशंस को माननी पड़ती है। अदरवाइज हमें पता है हर 5 साल में इलेक्शन होता है, अगर सरकार अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो क्या होगा, तो नेक्स्ट इलेक्शन में, नेक्स्ट 5 इयर्स में एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग होगी, सरकार के खिलाफ वोटिंग होगी और ये सरकार गिर जाएगी। तो ये डर हमेशा से है सरकार को, ये डर हमेशा से सरकार को रहेगी और किसी भी सरकार को रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डीपीएसपी को फुलफिल करवाते हैं। जबकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हम लोगों ने 1976 में इंक्लूड किया, जब इमरजेंसी का पीरियड था। और इसका जो मैंडेट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ने 1976 में सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई किया। जैसे ये वाले जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी मैंडेट देता था सरकार को, एफडी मैंडेट देता है सिटीजन्स को। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, ये भी नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज, ये तीनों मिलाकर के एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है। कैसे? चलिए इसको एक बारी बात करके आपको पूरी तरह से समझा दिया जाएगा। एक स्टेट अपना काम ढंग से तभी कर सकती है, आपको पता है एक स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटिव होता है जो
लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव होता है जो इसी बनाई हुई लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और ये तीसरा होता है, वो होता है जुडिशरी, ये एडजुडिकेट करता है, या जस्टिस डिस्पेंस करता है। अब ये जुडिशरी जो जस्टिस डिस्पेंस करता है, ये दोनों के खिलाफ कर सकता है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन गलत है तो उसको भी रोक सकता है, और अगर कोई लॉ गलत बनाया गया है तो उसको भी रोक सकता है। और गलत इन द सेंस, इन दी बेंचमार्क, जिस बेंचमार्क से वो सबको चेक करता है कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन सही है कि नहीं है, ये लॉ सही है कि नहीं है, तो वो बेंचमार्क है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सरकार को चलाने के लिए ये लॉज किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? सिटीजन्स के ऊपर। और अगर ये लॉ मेकिंग पावर ओवर एक्सेसिव यूज हुई तो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने कहा था, ये स्टेट अनार्की में जा सकता है, क्योंकि सिटीजन एक लेवल के बाद विद्रोह करेंगे, तो उससे पहले कि वो विद्रोह करें उनके पास एक राइट दे दिया गया है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। और जैसे ही कोई लॉ या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन इन राइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, द थर्ड रैंक, जस्टिस के लिए। दूसरी चीज ये कि जब ये एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है, इसके भी तो कुछ काम होंगे, तो इसके लिए इनको दे रखा है डीपीएसपी। सिर्फ रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ, काम भी करो, ठीक है। और ये काम कर सकती है अपनी एफिशिएंसी के ऊपर, अपने या इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, अपनी मैन पावर के ऊपर। इसलिए जब तक ये दोनों फुलफिल नहीं होती हैं या एडिक्वेट नहीं होती है, तब तक कुछ कुछ जगह पे ये इनके जो मोरल ऑब्लिगेशंस हैं उनको एक्सक्यूज किया जाता है। इसीलिए इसको मैंडेटरी या जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अगर सिटीजन्स को दे दिया जाए बिना ड्यूटी के, तो सिटीजन्स अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी इनको दे दी गई। समझ रहे? तो अब एक स्टेट है, वो स्टेट अपना काम कर रही है ढंग से, अगर एक स्टेट है वो अपना काम कर रही है ढंग से, अगर स्टेट अपना काम कर रही है ढंग से कर रही है, अच्छे लॉज बना रही है, तो सिटीजन्स को फायदा है, और सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट भी छीन नहीं रहा है, वो भी सेफ है। और एग्जीक्यूटिव और लॉ मेकिंग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। तो डीपीएसपी में जो मैंडेट्स दिए गए हैं, डीपीएसपी के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैंडेट्स हैं कि एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना, नॉट अ पुलिस स्टेट, नॉट अ पुलिस स्टेट। तो इसको भी इंश्योर, अगर ढंग से लॉ बना रहे हैं, अगर ढंग से उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, तो आप वेलफेयर स्टेट को बना रहे हैं। अगर आप वेलफेयर स्टेट को बना रहे हैं तो आपकी फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल सेफ है, और जस्टिस ऑटोमेटिकली हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना पड़ रहा है। अब बात सिर्फ ये है कि अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर किसी सिटीजन्स को मन में विचार आया कि यार हम दूसरे कुछ ज्यादा ही उनकी ग्रीड बढ़ जाती है, तो भाई उनको रोकने के लिए भी ड्यूटीज दिए हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो, अगर हम सम अप करें इस क्लास को, तो टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ इट्स सोशल मैंडेट एंड सोशल चार्टर ensured a balanced state by making fundamental rights, by inserting fundamental rights in the original draft, then by inserting directive principles of state policy, and then in 76 duties. So this fundamental rights can check the directive principles of state policy, या स्टेट को चेक कर सकता है, और इनको चेक करने के लिए ड्यूटीज दे रखी है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि सिर्फ रट्टा मारने से। आई होप आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।